Hello everyone, my name is Udisha and welcome back to my channel Undergo Study. In this video, we are going to cover Unit 3, the verb phrase from Block 4 of the book BEGG 172, Language and Linguistics. If you have not watched Unit 2 of this block yet, the link is in the description below. Do check it out. And if you want the full playlist of this book, you can simply click the I button at the top right corner of your screen. So without any further delay, let's get started. तो चलिए देख लेते हैं इस यूनिट का इंट्रोडक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये लगता है कि इंग्लिश के जो वर्ब्स होते हैं वो इर्रेगुलर होते हैं, मतलब एक पैटर्न को फॉलो नहीं करते। बट ऐसा नहीं है। असल में ज्यादातर वर्ब्स जो होते हैं वो एक रेगुलर पैटर्न फॉलो करते हैं। पहले ग्रामर कहता था कि वर्ब का मतलब है सिर्फ एक्शन, यानी कि रन, ईट, किसी भी तरीके का एक्शन। लेकिन अब मॉडर्न ग्रामर वर्ब को उनके फॉर्म और फंक्शन के बेस पर समझाता है। मॉडर्न ग्रामर वर्ब को डिफाइन नहीं करता, बल्कि उनका डिस्क्रिप्शन देता है। ये मेथड जो है ज्यादा लॉजिकल और हेल्पफुल है आपको वर्ब समझने में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फॉर्म्स ऑफ द वर्ब की। इंग्लिश में वर्ब के 5 मेन फॉर्म्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले है बेस फॉर्म। ये यूज होता है प्रेजेंट टेंस के लिए, एक्सेप्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर के केस में यूज नहीं होता। इम्पेरेटिव सेंटेंस के साथ यूज होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें आप किसी को कमांड देते हो, सजेशन देते हो या फिर रिक्वेस्ट करते हो, लाइक क्लोज द डोर, मे आई कम इन। देन उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हो बेयर इन्फिनेटिव के साथ भी। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? देखो, दो चीजें होती है। एक होता है फुल इन्फिनेटिव। फुल इन्फिनेटिव में आप टू लगाते हो किसी भी वर्ब के साथ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू ईट। ठीक है, तो आपने क्या करा, यहाँ वर्ब के साथ टू लगा दिया। लेकिन बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? आई कैन ईट। यहाँ पे आप टू का यूज नहीं करते। तो फुल इन्फिनेटिव टू लगता है वर्ब के साथ, और बेयर इन्फिनेटिव में टू नहीं लगता, और ये मोस्टली मॉडल वर्ब के साथ यूज होते हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया कि तीन जगह पे यूज होगा। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के लिए, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के लिए, और बेयर इन्फिनेटिव के लिए। फॉर एग्जाम्पल पुल, सिंग, वर्क। और कुछ अगर हम इसके सेंटेंसेस देखें, आई पुल द कार्ट, पुल द कार्ट। पुल द कार्ट जो है यहाँ पे क्या है, ये आप वो दे रहे हो किसी को कमांड। आई कैन सिंग। देन उसके बाद सेकंड है आपका एस फॉर्म। थर्ड पर्सन सिंगुलर के प्रेजेंट टेंस में ये यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल पुल्स, सिंग्स, वर्क्स। सेंटेंस दिया गया है ही सिंग्स वेल, तो ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के प्रेजेंट टेंस में यूज हो रहा है। देन उसके बाद है आपका नेक्स्ट पास्ट फॉर्म। ये यूज होता है सिंपल पास्ट टेंस दिखाने में, जैसे कि पुल्ड, सैंग। सिंग का पास्ट टेंस क्या होता है? सैंग। पुल का होता है पुल्ड, वर्क का होता है वर्कड। सेंटेंस दिया गया है शी सैंग ब्यूटिफुली। नेक्स्ट है आईएनजी फॉर्म। ये यूज होता है प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट और पार्टिसिपल क्लॉज के लिए। प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट क्या है? आपने कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के बारे में सुना होगा ना, लाइक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। देन उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो जितने कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस होते हैं उसमें आपने देखा है आईएनजी फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव मतलब कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस की बात हो रही है। लेकिन आईएनजी फॉर्म सिर्फ कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ नहीं यूज होती, ये एक और चीज के साथ यूज होती है, पार्टिसिपल क्लॉज के साथ। पार्टिसिपल क्लॉज जो सेंटेंस में एक्स्ट्रा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देता है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखें, जैसे कि यहाँ पे है आपका पुलिंग हो गया, सिंगिंग हो गया। देन उसके बाद हम सेंटेंसेस देखें, शी इज सिंगिंग, तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का एग्जाम्पल है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिंगिंग ब्यूटिफुली शी इम्प्रेस द जजेस। तो ये आपका पार्टिसिपल क्लॉज का एग्जाम्पल है। यहाँ पे सिंगिंग ब्यूटीफुली एक पार्टिसिपल क्लॉज है, और ये बताता है कि कैसे उसने इम्प्रेस किया। पहले गाया ना, अच्छा ब्यूटीफुली गाया, उसी वजह से इम्प्रेस हुए जजेस। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ये क्लॉज एक्शन का बैकग्राउंड दिखाता है, यानी कि जब वो जज को इम्प्रेस कर रही थी तब वो ब्यूटीफुली सिंग कर रही थी। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका इसके बाद ईडी और ईएन फॉर्म। ये यूज होता है परफेक्ट एस्पेक्ट के लिए। परफेक्ट एस्पेक्ट मतलब
परफेक्ट टेंसेस जो होते हैं ना, उसके लिए यूज होता है, जैसे कि हैव प्लस वर्ब। देन उसके बाद ये एक और जगह यूज होता है पैसिव वॉइस में, बी प्लस वर्ब। देन पार्टिसिपल क्लॉज में, पार्टिसिपल क्लॉज अभी हमने पढ़ा ही था। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे पुल्ड, संग, रिटन। यहाँ पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। आपने देखा होगा परफेक्ट सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। देन उसके बाद कुछ सेंटेंसेस देखिए, ही हैज रिटन अ लेटर, द कार्ट वॉज पुल्ड, रिटन ड्यूरिंग द वॉर, द स्टोरी वॉज इमोशनल। तो ये रिटन ड्यूरिंग द वॉर, द स्टोरी वॉज इमोशनल, ये क्या है? ये आपका पार्टिसिपल क्लॉज है। देन उसके बाद द कार्ट वॉज पुल्ड, ये क्या है? ये आपका पैसिव फॉर्म में सेंटेंस है, एक्टिव से पैसिव में इसको कन्वर्ट करा है। देन उसके बाद आपका जो फर्स्ट था, ही हैज रिटन अ लेटर, ये क्या है? ये आपका परफेक्ट सेंटेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ वर्ब। इंग्लिश में वर्ब के दो मेजर टाइप होते हैं। सबसे पहले लेक्सिकल वर्ब, जो आपका होता है मेन वर्ब या फिर फुल वर्ब बोल सकते हैं इसे। ये सेंटेंस में अकेला यूज हो सकता है। इसमें आपका आ जाता है रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या होते हैं? जो प्रिडिक्टेबल होते हैं, सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग। और इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं? जो सेम पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे और ये इजीली गेस नहीं हो पाते, जैसे कि स्पीक, स्पोक, स्पोकन। देन उसके बाद सेकंड टाइप है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं और ये मेन वर्ब के साथ हमेशा यूज होते हैं सेंटेंस में। अब इसमें होता है आपका एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरी, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, डू, हैव, बी। और उसके बाद आपका नेक्स्ट है मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं? जो एबिलिटी दिखाते हैं, परमिशन दिखाते हैं, ऑब्लिगेशन दिखाते हैं, जैसे कि कैन, मे, मस्ट, विल, शेल। देन उसके बाद कुछ मार्जिनल ऑक्सिलरीज भी होते हैं, जैसे कि डेयर, नीड, यूज टू। इन्हें मार्जिनल क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक तो इनका यूज काफी रिस्ट्रिक्टेड है और दूसरी चीज ये प्रॉपर ऑक्सिलरी नहीं होते, मतलब ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करते, ये कभी कभी मेन वर्ब की तरह भी बिहेव करते हैं, इसीलिए इनको मार्जिनल बोला जाता है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है दोनों में कि लेक्सिकल वर्ब अकेले यूज हो सकता है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब कभी भी अकेले यूज नहीं होता, इसके साथ हमेशा आपको मेन वर्ब चाहिए, मतलब लेक्सिकल वर्ब चाहिए। देन मॉडल के सिर्फ दो फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फॉर एग्जाम्पल मे का माइट हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही फॉर्म होते हैं। लेक्सिकल वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ एग्री करता है, जैसे कि ही सिंग्स, दे सिंग। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन के साथ एग्री हो रहा है। जबकि जो मॉडल है वो यूजुअली सब सब्जेक्ट के साथ सेम फॉर्म में यूज होता है, जैसे कि ही में, दे में। राइट, तो आप देख रहे हो ना कि सब सब्जेक्ट के साथ, ही है तो भी मे का यूज हो रहा है, दे है सब्जेक्ट तो भी मे का यूज हो रहा है। लेकिन लेक्सिकल वर्ब में ऐसा नहीं होता, वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ एग्री करता है। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब फ्रेजेस की, जिसमें आपका फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट क्या होते हैं? इन वर्ब में टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट या फिर पास्ट होगा। हमेशा ध्यान रखना है, प्रेजेंट होगा या फिर पास्ट होगा। ये सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ एग्री करते हैं। पर्सन क्या हो गया आपका? सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया। तो एग्जाम्पल देखिए, अगर हम यहाँ पे दे हैव फ्री टाइम, यहाँ पे जो हैव है वो एक फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि हैव हमेशा प्रेजेंट के केस में यूज होता है और अभी हमने बात की या तो प्रेजेंट होगा या फिर पास्ट होगा, इसीलिए हैव आपका फाइनाइट वर्ब है और ये एग्री कर रहा है दे के साथ। दे सब्जेक्ट है ना, अभी ऊपर हमने बात की कि ये या तो सब्जेक्ट के नंबर या फिर पर्सन के साथ एग्री करेगा। तो यहाँ पे दे है आपका सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे एग्री कर रहा है। नेक्स्ट है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेजेस। इसमें क्या होता है? इसमें कोई भी टेंस नहीं होता, मतलब आपको ये नहीं पता चलेगा कि जो एक्शन हुआ है वो प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ था या फिर फ्यूचर में होगा। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आपको टाइम नहीं मालूम पड़ रहा है, दैट मीन्स कोई भी यहाँ पे टेंस यूज नहीं होता। ये सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट नहीं दिखाते। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आपका सब्जेक्ट ही है, शी है,
दे है या कुछ भी है, आपको कोई भी सब्जेक्ट है, वर्ब चेंज नहीं होगा सब्जेक्ट के साथ। इसीलिए सब्जेक्ट के साथ इनका एग्रीमेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ही डिसाइडेड टू ज्वाइन। यहाँ पे जो टू ज्वाइन है वो नॉन फाइनाइट है। क्यों? क्योंकि ये नो टेंस दिखा रहा है, इसमें आपको कोई भी टेंस पता नहीं चल रहा। यहाँ पे आपको मालूम पड़ रहा है कि उसने कब ज्वाइन करना है, किसी तरीके का टाइम फ्रेम दे रखा है, नहीं दे रखा। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा था कि यहाँ पे किसी भी तरीके का टेंस यूज नहीं होगा, क्योंकि टू ज्वाइन से भी हमें नहीं मालूम पड़ रहा कि एक्शन जो है वो कब होने वाला है या हो चुका है या होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, ही फाउंड हिज की लाइंग अंडर द टेबल। अब यहाँ पे लाइंग क्या है? लाइंग है आपका नॉन फाइनाइट। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो लाइंग यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है अबाउट कीज, कि की कहाँ पे रखी हुई है। उसके बाद आप ये सोचोगे कि लाइंग में तो आईएनजी लगा हुआ है, आईएनजी मतलब कॉन्टिन्यूअस, लेकिन मैम तो अभी बोल रही थी कि यहाँ पे टेंस यूज नहीं होता। तो यहाँ पे जो लाइंग है वो किसी भी तरीके का कॉन्टिन्यूअस नहीं दिखा रहा। आप याद करो, कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस अगर आपने पढ़े हैं स्कूल टाइम पे, सब नहीं पढ़े हैं वैसे तो, कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस में हमेशा इज, एम, आर, वॉज, वर ये हमेशा साथ में यूज होते थे। मतलब मेन वर्ब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब भी आता था। यहाँ आपको सेंटेंस में किसी भी तरीके का लाइन के साथ ऑक्सिलरी वर्ब दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसीलिए ये मेन वर्ब नहीं है। लाइन यहाँ पे मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का काम कर रहा है, और ये होगा आपका नॉन फाइनाइट। नेक्स्ट पॉइंट है थ्री फीचर्स ऑफ द वर्ब फ्रेजेस। तो यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स दिए हैं जैसे कि टेंस, एस्पेक्ट और मोड। तो सबसे पहले देख लेते हैं टेंस। इंग्लिश में दो तरीके के टेंस होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। अब आप सोचोगे मैम आप ये क्या बोल रहे हो, हमने तो तीन पढ़े हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो जो आपने पढ़ा है मैंने भी वही पढ़ा है। स्कूल में जो ग्रामर पढ़ाई जाती थी उसमें टेंस का मतलब होता था टाइम, और उस बेसिस पे हम कहते थे कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फिर फ्यूचर टेंस है। मतलब कोई एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है, ये दिखाया जा रहा है। और इस मॉडल में फ्यूचर टेंस को एक अलग यानी कि एक सेपरेट टेंस माना गया था। लेकिन मॉडर्न ग्रामर क्या कहती है? मॉडर्न ग्रामर में टेंस को डिफाइन किया गया है एज अ ग्रामेटिकल चेंज इनसाइड द वर्ब इटसेल्फ। मतलब वर्ब की फॉर्म में चेंज आता है, और इस एंगल से सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट टेंस वर्ब के अंदर ही फॉर्म चेंज होती है। फ्यूचर टेंस के लिए इंग्लिश में कोई वर्ब फॉर्म नहीं होती, यहाँ पे होता है मॉडल वर्ब। आपने देखा होगा ना, फ्यूचर टेंस में लगता है विल और शेल। विल शेल क्या है? ये मॉडल वर्ब के अंदर काउंट होता है। तो फ्यूचर के लिए इंग्लिश में कोई भी वर्ब फॉर्म नहीं होती, सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट के लिए होती है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि इंग्लिश में सिर्फ दो तरीके के ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। टेंस हमेशा हम कहते हैं कि हमें टाइम दिखाता है, लेकिन ये डायरेक्टली टाइम नहीं दिखाता कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल, शी गोज टुमारो। अब यहाँ पे टुमारो की बात हो रही है, मतलब फ्यूचर टाइम दिखा रहा है विद प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस है ना, ये गोज लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन टुमारो है इसीलिए फ्यूचर का टाइम भी दिखाया जा रहा है। तो ये हमेशा डायरेक्ट टाइम नहीं दिखाता। देन उसके बाद है आपका आस्पेक्ट। आस्पेक्ट बताता है कि कैसे एक्शन हुआ, एक्शन कंप्लीट है, चल रहा है या फिर पैसिव है, राइट। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट है। सबसे पहले प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब एक्शन अभी चल रहा है। शी इज स्टडिंग, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, वो स्टडी अभी कर रही है। यहाँ पे बी प्लस आई एन जी है। बी क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा था बी, डू, हैव, ये क्या होते हैं आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी। तो बी में क्या आता है आपका? इज, एम, आर, आपका वॉज, वर, बीन, बीइंग। तो यहाँ पे इज लगा हुआ है इसीलिए बी की बात हो रही है। देन उसके बाद आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, काम चल रहा है तो आईएनजी लगेगा। अब हमने पीछे ये भी पढ़ा था कि ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा लेक्सिकल वर्ब लगता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इज आपका ऑक्सिलरी और लेक्सिकल क्या है? स्टडिंग, क्योंकि मेन वर्ब जो आपका वो है स्टडिंग। देन उसके बाद है नेक्स्ट आपका परफेक्टिव, हैव प्लस ईडी ई एन। हैव, हैज लगता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट के केस में, और पास्ट परफेक्ट टेंस के केस में क्या लगता है? हैड। तो यहाँ पे आप देखोगे ही हैज ईटन। अब यहाँ पे हैज है तो ऑब्वियसली ये प्रेजेंट परफेक्ट का केस है, और ईटन है मतलब आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, दैट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल। देन उसके बाद है पैसिव। अब यहाँ पे एक्टिव पैसिव की बात हो रही है।
जब एक्टिव सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज करते हैं। एक्टिव सेंटेंस मतलब जो सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो होता है आपका एक्टिव, और पैसिव क्या होता है, जो एक्शन को रिसीव कर रहा है। और रिसीव कौन करेगा, ऑब्जेक्ट करेगा, राइट। तो यहाँ पे बी प्लस ई डी ई एन होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, द डोर वॉज क्लोज्ड। तो डोर ने एक्शन को रिसीव किया ना, क्लोज तो डोर ही हुआ, राइट। तो पैसिव सेंटेंस हमें क्या दिखाता है, एक्शन को रिसीव। तो यहाँ पे बी है क्योंकि यहाँ पे वॉज लगा हुआ है, अगेन ये प्राइमरी ऑक्सिलरी की बात हो रही है। देन उसके बाद ई डी ई एन मतलब पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्लोज्ड क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और वैसे भी आप देखोगे तो एक्टिव पैसिव में जब भी आप एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करते हो तो पैसिव में सब जगह पे, चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो, चाहे आपका कॉन्टिन्यूअस हो, सिंपल हो या फिर आपका परफेक्ट हो, तीनों ही केस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। पैसिव में हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, इसीलिए यहाँ पे क्लोज्ड है। देन उसकी बाद बात कर लेते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ एस्पेक्ट की। यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस जो है दो दे रखे हैं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है कुछ चीजों का। सबसे पहले है हैज बीन वेटिंग। अब इसमें आप देखोगे ये एक तो परफेक्ट है, ठीक है, परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। और दूसरा ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि यहाँ पे आईएनजी लग गया है। तो ये क्या हुआ, परफेक्ट प्लस प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मतलब वही कॉन्टिन्यूअस। तो ये जो एग्जाम्पल है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है तो ऑब्वियस ही बात है कि प्रेजेंट है। परफेक्ट इसलिए है क्योंकि बीन लगा हुआ है, कॉन्टिन्यूअस इसलिए है क्योंकि वेटिंग है, आईएनजी लगा हुआ है। देन उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हैड बीन बीइंग ब्लेम्ड। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ सबसे पहले तो आपका परफेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये जो सेंटेंस है इसमें बीन लगा हुआ है। दूसरा प्रोग्रेसिव है मतलब कॉन्टिन्यूअस। प्रोग्रेसिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी भी आ रहा है बीइंग के साथ। देन उसके बाद ये पैसिव भी है। पैसिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, राइट। ब्लेम्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, पास्ट पार्टिसिपल है। और ये पास्ट का एग्जाम्पल है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, क्योंकि यहाँ पे हैड भी यूज हो रहा है और हैड हमेशा पास्ट में यूज होता है, राइट। देन उसके बाद बात कर लेते हैं मूड की। मूड दिखाता है स्पीकर का एटीट्यूड, राइट। हम स्पीकर के एटीट्यूड की बात करते हैं, इसमें उसके मूड की बात कर रहे होते हैं। इसमें आपको पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है, सर्टेनिटी दिखाई जाती है, ऑब्लिगेशन दिखाया जाता है, इमोशन दिखाया जाता है। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मूड्स की यहाँ पे, तो सबसे पहले है डिक्लेरेटिव। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जहाँ पे आप किसी भी तरीके की स्टेटमेंट देते हो, जैसे कि शी सिंग्स वेल, अभी एक तरीके की स्टेटमेंट है। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन जो होते हैं, आपका WH फैमिली के वर्ड्स भी यहीं पे आ जाते हैं। इंटेरोगेटिव किसी भी तरीके के क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, कुड यू हेल्प मी, ये एक तरीके का क्वेश्चन है, राइट, पास में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। देन उसके बाद इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, अभी हमने पीछे भी बात की थी कि इसमें कमांड होता है, सजेशन होता है या फिर रिक्वेस्ट होती है। सो प्लीज सिट, ये क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। देन उसके बाद अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें, क्लोज द डोर, यहाँ पे कमांड दी जा रही है। देन उसके बाद है आपका एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी मतलब किसी भी तरीके का सडन इमोशन या फिर सडन जॉय या फिर किसी भी तरीके का इमोशन, जरूरी नहीं है कि हैप्पीनेस के वे में ही, सौरो के वे में भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि सेंटेंस है व्हाट अ परफॉर्मेंस, और लास्ट में क्या लग गया, एक्सक्लेमेशन साइन। तो ये एक तरीके का इमोशन दिखा रहे हैं, यहाँ पे सडन फीलिंग दिखा रहा है, लाइक खुश हो गया कोई किसी की परफॉर्मेंस देख के, व्हाट अ परफॉर्मेंस। देन उसके बाद है आपका सब्जंक्टिव। अब ये क्या होते हैं, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे किसी तरीके की विश दिखाई जाती है, किसी तरीके का डाउट शो किया जाता है। जैसे कि इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होती या होता। तो यहाँ पे एक तरीके की विश जो है वो दिखाई जा रही है इस सेंटेंस के थ्रू। देन उसके बाद एक और एग्जाम्पल है, अगर हम देखें तो कुड यू हेल्प मी। अब अगर स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क भी लगा है, कुड यू हेल्प मी। लेकिन अगर मीनिंग देखें तो यहाँ पे एक तरीके की रिक्वेस्ट भी हो रही है, क्या आप मेरी हेल्प करोगे। इसीलिए स्ट्रक्चर वाइज ये इंटेरोगेटिव है और मीनिंग वाइज क्या है, ये इम्पेरेटिव। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ब फ्रेज। तो हर वर्ब फ्रेज के अंदर दो चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले है आपका मेन वर्ब और दूसरा होता है आपका टेंस।
हमने पढ़ा था ना अभी कि टेंस जो है वो फाइनाइट वर्ब में क्या होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट टेंस। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि मेन वर्ब होना चाहिए और टेंस होना चाहिए। देन उसके बाद कुछ ऑप्शनल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। अब ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है मॉडल ऑक्सिलरी, जैसे कि आपका कैन, मे, शुड, मस्ट, वुड, माइट, बहुत सारे हैं। देन उसके बाद आपका परफेक्टिव एस्पेक्ट, इसका स्ट्रक्चर होता है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि हैज ईटन या फिर हैड गॉन। देन उसके बाद आपका प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट, इसका स्ट्रक्चर होता है बी प्लस आईएनजी फॉर्म, जैसे कि इज गोइंग या फिर वॉज सिंगिंग। देन उसके बाद है आपका पैसिव एस्पेक्ट, इसका स्ट्रक्चर होता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि इज रिटन या फिर वॉज बिल्ट। तो एक फिक्स स्ट्रक्चर ऑर्डर होता है इसका, जैसे कि आपका टेंस, देन उसके बाद मॉडल, उसके बाद परफेक्टिव, उसके बाद प्रोग्रेसिव, उसके बाद पैसिव और लास्ट में आपका मेन वर्ब। जो ब्रैकेट्स वाले एलिमेंट है ये ऑप्शनल है, लेकिन जो भी मिलेंगे आपको ये फिक्स्ड ऑर्डर में ही आएंगे। देन उसके बाद हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हैव किल्ड। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो है सबसे पहले तो प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि हैव लगा हुआ है। देन उसके बाद ये परफेक्टिव है, क्योंकि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। देन उसके बाद इसमें जो मेन वर्ब है वो है आपका किल। तो स्ट्रक्चर हुआ आपका प्रेजेंट, परफेक्टिव और लास्ट में किल। देन उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है शुड बी राइटिंग। अब इसमें जो स्ट्रक्चर है, एक तो ये पास्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे शुड लगा हुआ हो। शेल का पास्ट फॉर्म होता है शुड, इसीलिए ये पास्ट है। दूसरा जो शुड है वो आपका मॉडल वर्ब भी है। देन उसके बाद ये प्रोग्रेसिव है, क्योंकि बी प्लस राइटिंग है यहाँ पे। देन उसके बाद मेन वर्ब जो है वो आपका राइट है, तो इसका स्ट्रक्चर हुआ पास्ट, मॉडल, प्रोग्रेसिव, देन उसके बाद राइट यानी कि मेन वर्ब। देन उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखें, वुड हैव बीन डैमेज्ड। अब यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सबसे पहले तो पास्ट है, क्योंकि विल का पास्ट टेंस होता है वुड, और यहाँ पे वुड है इसलिए ये पास्ट है। दूसरा, वुड एक मॉडल वर्ब भी है, इसलिए यहाँ पे मॉडल भी है। देन उसके बाद ये परफेक्टिव भी है, क्योंकि यहाँ पे हैव लगा हुआ है। देन उसके बाद पैसिव है, क्योंकि बी प्लस डैमेज्ड है। पैसिव में क्या होता है, बी होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डैमेज्ड है, और डैमेज आपका मेन वर्ब है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, पास्ट, मॉडल, परफेक्टिव, पैसिव और लास्ट में मेन वर्ब आपका डैमेज। तो हमेशा आपको याद रखना है कि टेंस हमेशा वर्ब फ्रेज का फर्स्ट एलिमेंट होता है, मेन वर्ब हमेशा लास्ट एलिमेंट होता है। अगर बाकी एलिमेंट्स जैसे कि मॉडल, परफेक्टिव, प्रोग्रेसिव, पैसिव ये हो भी, तो इनका जो सीक्वेंस है वो फिक्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मीनिंग ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मॉडल वर्ब की। मॉडल्स मेन वर्ब के मीनिंग में एक्स्ट्रा सेंस ऐड करते हैं। आप समझ लीजिए ये एक तरीके का मूड दिखाते हैं। सेंटेंस में एबिलिटी दिखा सकते हैं, पॉसिबिलिटी दिखा सकते हैं, ऑब्लिगेशन दिखा सकते हैं, परमिशन दिखा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। तो हम एक एक करके इन मॉडल वर्ब्स को यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले है आपका विल, राइट। अब विल जो है वो किस किस केस में यूज हो सकता है, फ्यूचर में, फ्यूचर दिखाने के लिए, जैसे कि इट विल रेन। विलिंगनेस के लिए आई विल हेल्प। रिक्वेस्ट के लिए विल यू कम। किसी जर्नल ट्रुथ के लिए भी यूज हो सकता है। अगर मैं इसका सेंटेंस देखूँ तो हॉट वेदर विल कॉज स्वेट। तो ये क्या है, एक तरीके का जर्नल ट्रुथ है कि अगर हॉट वेदर होगा तो स्वेट तो होगा ही, राइट। देन उसके बाद वुड की अगर हम बात करें तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज हो सकता है, आई वुड हेल्प। पास्ट हैबिट के लिए यूज हो सकता है, ही वुड लाई इन द सन। प्रोबेबिलिटी के लिए यूज हो सकता है, दैट वुड बी नाइस। देन उसके बाद आपका शेल जो है ये इंटेंशन के लिए यूज हो सकता है, और ये हमेशा आई और वी के साथ आएगा, आई शेल रिटर्न। देन उसके बाद ये लीगल लैंग्वेज के साथ भी यूज हो सकता है, ट्रांसपेसर शेल बी प्रोसिक्यूटेड। अब यहाँ पे ये एक लीगल लैंग्वेज है, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी में बिना उससे पूछे, बिना परमिशन के पहुंच जाए तो उस पर एक्शन हो सकता है, राइट। देन उसके बाद शुड है, ये ऑब्लिगेशन के लिए यूज हो सकता है, कंडीशनल के लिए यूज हो सकता है, इमोशन रिलेटेड चीजों के लिए हो सकता है, जैसे कि यू शुड गो, शुड यू नीड हेल्प। देन उसके बाद आई एम सॉरी दिस शुड हैपन, राइट। देन उसके बाद है आपका कैन। कैन जो है आपका एबिलिटी के लिए यूज हो सकता है, शी कैन स्विम, ये उसकी एबिलिटी बता रहा है कि वो स्विम कर सकती है। देन उसके बाद आपकी जो परमिशन है उसके लिए यूज हो सकता है, कैन आई कम, यहाँ पे परमिशन मांगी जा रही है। किसी थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए यूज हो सकता है, एनीबडी कैन फेल। देन उसके बाद है आपका कुड,
ये आपकी पास्ट एबिलिटी के लिए यूज हो सकता है, जैसे कि आई कुड स्विम। ये आपका पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज हो सकता है, कुड यू हेल्प। देन उसके बाद ये आपका पॉसिबिलिटी के लिए यूज हो सकता है, इफ आई ट्राइड। देन उसके बाद ये कंडीशनल के लिए भी यूज हो सकता है, आई कुड विन। नेक्स्ट देखें अगर हम, तो मे है। मे यूज हो सकता है आपका परमिशन दिखाने के लिए, जैसे कि यू मे गो। फैक्चुअल पॉसिबिलिटी के लिए, इट मे रेन, मतलब एक पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है ना कि शायद जो है वो रेन हो सकती है। देन उसके बाद विशेस के लिए, मे यू सक्सीड, आप किसी को विश दे रहे हो। देन उसके बाद जो माइट है, ये पॉसिबिलिटी के लिए यूज हो सकता है फॉर्मल और पोलाइट में, जैसे कि दिस माइट वर्क, माइट आई ज्वाइन। देन उसके बाद है मस्ट। ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और लॉजिकल कंक्लूजन के लिए यूज हो सकता है, जैसे कि यू मस्ट स्टॉप, समवन मस्ट हैव कॉल्ड। देन उसके बाद ऑट टू, ये यूज हो सकता है माइल्ड ऑब्लिगेशन के लिए और नेसेसिटी के लिए, यू ऑट टू हेल्प। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन मतलब आपको जो काम करना ही करना है। माइल्ड ऑब्लिगेशन जो मतलब इतना स्ट्रांगली आपको नहीं बोला जा रहा है कि करो, यू ऑट टू हेल्प मतलब आप कर सकते हो, राइट। देन उसके बाद है आपका नीड एंड डेयर। ये यूज होता है मोस्टली इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव केस, जैसे कि आई डेयर नॉट स्पीक, यू नीड नॉट वरी। अगर अभी तक आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। नाउ कम टू द कंक्लूजन। इस यूनिट में हमने देखा कि इंग्लिश में वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। पहला है बेस, दूसरा है एस, तीसरा है आपका पास्ट फॉर्म, चौथा है आपका आईएनजी फॉर्म, एंड देन उसके बाद फिफ्थ है आपका ईडी या फिर ईएन फॉर्म। देन हमने वर्ब के 2 टाइप्स पढ़े। पहला है आपका लेक्सिकल, जो मेन वर्ब की तरह काम करता है और ये किसी भी सेंटेंस में अकेला ही यूज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ईट, गो, सिंग। देन उसके बाद हमने ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ा, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी, जिसमें आपका आ गया बी, हैव, डू। देन उसके बाद आपका ऑक्सिलरी, जिसमें आपका आ गया कैन, मे, मस्ट, शुड, विल। ये वर्ब, ये जो है ये मेन वर्ब के साथ मिलके लगते हैं, राइट। हमने बात करी थी ना कि कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो अकेला नहीं आता, ये हमेशा मेन वर्ब के साथ लगते हैं। देन उसके बाद ये आपका टेंस, एस्पेक्ट या मूड दिखाते हैं। देन उसके बाद हमने बात की थी फाइनाइट वर्ब फ्रेजेस के बारे में। इनमें टेंस होता है प्रेजेंट या फिर पास्ट, और ये सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करते हैं, जैसे कि ही सिंग्स या फिर दे वांट। देन उसके बाद हमने नॉन फाइनाइट वर्ब की बात की थी। इसमें हमने बात की थी कि कोई भी टेंस नहीं होता, ये सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट भी नहीं करते, जैसे कि आपका टू सिंग, सिंगिंग, ब्रोकन। देन उसके बाद हर फाइनाइट वर्ब फ्रेज में 2 चीजें मेन होती हैं। सबसे पहले आपका मेन वर्ब, ये कंपल्सरी होता है। देन उसके बाद आपका टेंसेस, ये भी कंपल्सरी होता है। देन उसके बाद हमने बात करी कुछ ऑप्शनल एलिमेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि मॉडल, ऑफेक्टिव, प्रोग्रेसिव। ऐसे हमने इनके स्ट्रक्चर देखे। देन उसके बाद हमने बात करा स्टैंडर्ड वर्ब फ्रेज स्ट्रक्चर की, जिसमें आपका सबसे पहले आ जाता है टेंस, देन उसके बाद आ जाता है मॉडल, उसके बाद आ जाता है परफेक्टिव, उसके बाद आ जाता है प्रोग्रेसिव, देन आपका आता है पैसिव, देन आपका आता है लास्ट में मेन वर्ब। इस ऑर्डर को हमेशा ही फॉलो किया जाता है। तो अगर हम इम्पोर्टेंट चीजें देखें, तो इंग्लिश में सिर्फ 2 टेंसेस होते हैं जो हमने देखे, प्रेजेंट एंड पास्ट। इसका मैंने आपको लॉजिक भी बताया क्या था। देन उसके बाद टाइम क्लियरली दिखाने के लिए हम आस्पेक्ट का यूज करते हैं, जिसमें हम दिखाते हैं कि काम कंप्लीट हो चुका है या फिर हो रहा है, जैसे कि परफेक्ट हो गया, प्रोग्रेसिव हो गया, पैसिव हो गया। देन उसके बाद मूड, स्पीकर का एटीट्यूड दिखाता है, हमने ये देखा, जैसे कि पॉसिबिलिटी दिखाएगा, एडवाइस दिखाएगा, ऑब्लिगेशन दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल ही मे कम, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तरीके की पॉसिबिलिटी शो हो रही है। देन उसके बाद हमने बात की मॉडल्स की, जैसे कि कैन, मस्ट, मे। ये मेन वर्ब के मीनिंग में एक्स्ट्रा सेंस ऐड करते हैं। तो अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन देखें, जब हम वर्ब फ्रेज का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, जैसे कि टेंस हो गए, एस्पेक्ट हो गए, मूड हो गए और ऑक्सिलरी का यूज, तो हम सेंटेंस फॉर्मेशन और ग्रामर में ज्यादा एक्यूरेट हो जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारी यूनिट 3 द वर्ब फ्रेज यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको इस यूनिट के पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। I'll see you in the next video with another interesting topic. Till then, stay tuned, keep learning, and keep growing. Thanks for watching. Bye bye.